एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर इंडिविजुअल यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का अपने इलस्ट्रेशन लिया था, नहीं एक क्वेश्चन लिया था। और आज अपन इस लेक्चर के अंदर तीनों एक्टिविटीज का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फुल डिस्क्लोजर के साथ क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर। यानी कि इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए थे इंडिविजुअल एक्टिविटी समझा दी, ऑपरेटिंग समझा दी थी, उसके बाद इन्वेस्टिंग समझा दी और उसके बाद अपन ने फाइनेंसिंग समझा दी। अब जो ये लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये अपन फुल डिस्क्लोजर के साथ कर रहे हैं। इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा स्टेटमेंट बनेगा। इसके अंदर आप ऑपरेटिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे और फाइनेंसिंग करेंगे और आंसर आपके सामने इसी में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन सब कुछ करने के बाद इसमें जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे 10,000, तो क्लोजिंग का आंसर 18,000 आ जाना चाहिए। क्लियर है। ये पूरा फुल डिस्क्लोजर के साथ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, बहुत सारे एडजस्टमेंट इसमें दिए हुए हैं। क्लियर। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एससी लिमिटेड। ठीक है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी है, ये 31 मार्च 2022 और ये 31 मार्च 2021 है। अगर इसको अपन बोले तो प्रीवियस ईयर और ये अपना करंट ईयर है। क्लियर है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखी है 2,80,000 की और 2,50,000 की। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 1 दे रखा है और ये इनके अमाउंट दे रखे है, इसका नोट नंबर 1 नीचे दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर 2 दे रखा है। ठीक, करंट ईयर में कोई भी फिगर नहीं है, प्रीवियस ईयर में 30,000 की फिगर है, इसका भी नोट नंबर दे रखा है 2, जिसमें लिखा हुआ है 12% डिबेंचर थे पहले 30,000 के, अब कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या, पहले 30,000 के डिबेंचर है, अब कुछ नहीं है। इसका मतलब डिबेंचर का रिडेम्पशन हो गया। जब पहले डिबेंचर थे 30,000 के, अब डिबेंचर है ही नहीं है बैलेंस शीट में, इसका मतलब वो डिबेंचर का आपने पैसा लौटा दिया होगा, उसे अपन बोलते हैं रिडेम्पशन डिबेंचर का। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं करंट लायबिलिटी क्या है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर 3 लिखा हुआ है, 40,000 और 70,000 फिगर दे रखी है और नोट नंबर 30 है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। और अच्छा एक बात याद रखना, जब अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था वहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में अपन ने बताया था। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। क्लियर है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको समझेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को। उसके बाद इन्होंने दे रखा है ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे नोट नंबर 4 दे रखा है और ये लिख रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, करंट ईयर की फिगर दे रखी है और प्रीवियस ईयर की फिगर दे रखी है। क्लियर है। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में अपन ने पर्टिकुलर एक लेक्चर लिया था जिसमें अपन ने बताया था 3 केसेस होते हैं मोस्टली। प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, इनको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं, ऑपरेटिंग में ऐड होता है, और प्रीवियस ईयर का पेड कराते हैं, ऑपरेटिंग में लेस होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में बताई थी। क्लियर। फिर आता है असेट साइड, नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट में पॉइंट फर्स्ट दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम पे पॉइंट नंबर नोट नंबर 5 दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है। नोट नंबर अगर 5 पढ़े तो इसके अंदर 2 असेट्स है, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है और एक प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। ठीक है, 2 चीज दे रखी है। उसके बाद अपन बात करते हैं इंटेंजिबल असेट्स, ये दे रखा 42,000 और 60,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 और 62,000। करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको दिया है और बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है। क्लियर है। ये जो नोट दे रखे हैं ना, इनके देखो नोट ये नीचे लिखे हुए हैं, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है इसने यहाँ पे दी है। और इसके बाद इन्होंने बोले डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। ये क्यों दिया है ये भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन का डिस्क्लोजर है। ठीक है, तो अपन फुल डिस्क्लोजर के साथ इसको क्वेश्चन करेंगे। तीनों एक्टिविटीज इसके साथ परफॉर्म करने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर। फॉर्मेट रेडी करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसको ढंग से समझना एकदम। पर्टिकुलर और 2 अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट एंड नेट अमाउंट। और सबसे पहली एक्टिविटीज अपनी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट लेते हैं और नेट प्रॉफिट अपन तो लेते हैं बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, नोट नंबर 1 दे रखा है। क्लियर बात समझ आ रही है। इसके नोट नंबर अगर 1 पे आते हैं तो एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है, अब इसको होल्ड करते हैं, और नीचे दे रखा पी एंड एल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। पहले दे रखा था 20,000
और अभी दे रखा है 67,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये करंट ईयर ही है, तो पहले प्रीवियस ईयर में 20,000 का प्रॉफिट था और फिर 67,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 37,000 से। डिफरेंस लेते हैं 67 और 20 के बीच का। पहले 20,000 का प्रॉफिट था, अभी 67 है, इसका मतलब 37,000 का डिफरेंस है, इतना प्रॉफिट हमारा हुआ है। तो हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहां पे लिखा अपन ने 37,000 और उसके बाद अपन लोग यहां पे लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर। तो सबसे पहले अपन लोग देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन निपटाएंगे, पहले क्वेश्चन को समझना ढंग से, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर पहले निपटाएंगे सबसे पहले। यहां पे देखो जनरल रिजर्व के पॉइंट दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है 1 लाख, चलो तो 47 लिख देते हैं डिफरेंस, ठीक है। अब सुनिए, अब यहां पे दे रखा है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व पहले दे रखा है 1 लाख, क्लियर है, और यहां पे दे रखा है 1,25,000। अब समझना, पहले जनरल रिजर्व था 1 लाख और अभी 1,25,000 यानी 1,25,000 है। जनरल रिजर्व में पैसा बढ़ गया, पैसा आया कहां से? जनरल रिजर्व से। इसका मतलब पी एंड एल से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। कोई भी रिजर्व में अगर पैसा बढ़ता है तो पैसा पी एंड एल से ही आता है। क्लियर बात समझ आ रही है? जैसे कि आप लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे पार्टनर्स को भी देते, जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं। तो सेम कहानी यहां पे, यानी कि यहां पे पहले था 1 लाख और अब 1,25,000 है, यानी जनरल रिजर्व में 25,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। तो हम यहां पे ऐड करेंगे, यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 25,000 ऐड होंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? कोई परेशानी है? अच्छा, अब आपको क्वेश्चन होता है सर जनरल रिजर्व में अभी तो इंक्रीजमेंट है, अगर मान लो डिक्रीजमेंट होता तो क्या करते? कुछ नहीं करते, हमें तो इंक्रीमेंट में बात करनी है। क्लियर है? अब सुनिए, पी एंड एल का अपन ने बैलेंस लिख दिया, यानी कि 20,000 और 67,000 में डिफरेंस था 47,000 का, ये अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना होता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं, बैंक लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग में तो ऐड होती है और फाइनेंसिंग में होती है लेस, और हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे सारा काम करते हैं जब तक कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो। तो जरा यहां पे समझना, 12% डिवेंचर थे, पहले 30,000 के थे, अभी कुछ नहीं है, तो हमें पता है पहले 30,000 के डिवेंचर थे, हमें इस पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन हम इस पे इंटरेस्ट इसलिए नहीं दे रहे, इन्होंने बोला डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, ये ओपनिंग में रिडीम कर दिए, शुरुआत में, यानी कि जब स्टार्ट हुआ ना ईयर तभी रिडेम्पशन कर दिया। तो जब शुरुआत में रिडेम्पशन कर दिया तो फिर किस बात का इंटरेस्ट देना है? अगर ईयर के एंड में होता तो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ता है। देखो यहां पे तुम्हें दिख रहे हैं 30,000 के, 31 मार्च 2021, तो ये ओपनिंग ही तो है, ये अगले साल का, यानी कि 1/4/21 का ओपनिंग ही तो बनेगा ये वाला 30,000 का, ठीक है। और इन्होंने बोला 1/4/21 को इन्होंने रिडीम कर दिए ओपनिंग में ही, तो पूरे साल डिवेंचर तो थे ही नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन यहां पे नहीं होगी। आगे कहानी समझ में? इसलिए हमें इंटरेस्ट पे, डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अपन ने बता दिया था, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। चलिए अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, प्रीवियस ईयर की फिगर है 22,000 और करंट ईयर की फिगर है 30,000। इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में नहीं थी, तो अपन ने बता दिया केस नंबर फर्स्ट है जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं और इंफॉर्मेशन कोई गिवन नहीं होती है, करंट ईयर का प्रोविजन और लास्ट ईयर वाला पेड, और दोनों काम इसी के अंदर होते हैं, प्रोविजन ऐड होता है और लास्ट ईयर वाला पेड करते हैं, तो प्रोविजन बनेगा इसमें 30,000 का, क्योंकि ये करंट ईयर है हमारा। आगे जाने समझ में, तो यहां पे अपन लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का दे रखा है वो दे रखा है 30,000। क्लियर बात समझ में आ गई प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में? चलते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। तो देखो ढंग से समझना इस कहानी को, यहां पे दो असेट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, ठीक है। दोनों को समझना, पहले लैंड थी 2 लाख की और अभी हो गई 50,000 की, तो 1.5 लाख रुपए घट गई, तो लैंड पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। अगर लैंड डिक्रीज हो रही है इसका मतलब सेल है, और इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब परचेज, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। 11th क्लास में सबसे पहले जब असेट के बारे में बताया जाता है, डेप्रिसिएशन के बारे में, तो यही बताया जाता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ऑल असेट्स एक्सेप्ट लैंड। लैंड पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। अगर इंक्रीज है तो इसका मतलब परचेज है, और डिक्रीज है इसका मतलब सेल है। तो यहां पे हमने ये सेल है, क्योंकि पहले 2 लाख की थी और अब 50,000 की, तो 1.5 लाख की सेल कर दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट रहेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए अब प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। तो पहले 150 था और अब 3,15,000, तो यानी ये इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ये इन्होंने परचेज करी है, ठीक है। अगर ये कम हो गई होती तो इसको डेप्रिसिएशन मारते। प्लांट एंड मशीनरी अगर कम हो जाती है तो डेप्रिसिएशन मांगते हैं, और अगर बढ़ रही है तो परचेज, क्योंकि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ नोट्स दे रखे हैं। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो यहां पे अगर अपन बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, यहां पे इंक्रीज हुई है। देखो पहले 150 थी, अब 3,15,000 हुई है, इसका मतलब ये इंक्रीज हुई है, तो परचेज करिए, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। क्लियर? यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? चलिए अब देखो नोट का अपन ने काम कंप्लीट कर दिया, अब आते हैं शेयर होल्डर्स फंड पे। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का ऑलरेडी ले चुके हैं। क्लियर है?
अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स से पढ़ लिया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का भी अपन ने पढ़ लिया, ट्रेड पेबल का भी करेंगे करंट लायबिलिटी के अंदर, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अपन ने कर लिया। क्लियर है? असेट्स पे आते हैं तो यहां पे देखो तुम्हें एक दिख रही होगी इंटेंजिबल असेट्स। क्लियर है? अब सुनना, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का वो ये ले लिया, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सब इन्वेस्टिंग की है, ऑपरेटिंग की कोई भी नहीं है। अब जरा समझना, इंटेंजिबल असेट्स है, पहले थी 60,000 और अब 42,000। इसका मतलब हमारी जो इंटेंजिबल असेट डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई तो मतलब कहां गई? रिटर्न ऑफ कर दी। नोट पे लिख रहा है इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ। अगर ये इंक्रीज होती इसका मतलब परचेज करिए, इन्वेस्टिंग में आती। इसका ऑलरेडी अपन इलस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है? जब अपन ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ली थी तो वहां पे गुडविल एक में 50,000 थी और एक में 60,000 थी, तो इसका मतलब 10,000 रुपए से क्या हुआ था? परचेज। एक क्वेश्चन में लिया था जहां पे गुडविल 50,000 थी और 40 हो गई, तो 10,000 से घट गई तो वो डिक्रीज हो गई, तो यहां पे लिखा था। सेम यहां पे वही कहानी आ गई है, 60,000 का दे रखा है प्रीवियस ईयर में इंटेंजिबल असेट्स, और 42,000 की 18,000 की हो गई रिटर्न ऑफ। तो यहां पे लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है, 18,000, और इसको ऐड करेंगे। क्लियर? ये बात समझ आ गई इंटेंजिबल एसेट की। चलिए अब करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल इसका भी करेंगे, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? अगर मान के चलो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती तो अपन ऑपरेटिंग में देखते हैं, अगर उसका इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो यहां पे लेस होता है। आ गई कहानी समझ? तो चलिए अब अपन यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख रहे अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर? अब अपन इसको एडलेस करेंगे, ऊपर से देखो 47,000 प्लस करेंगे इसमें 25,000 प्लस करेंगे 30,000 और प्लस करेंगे 18,000, तो ये आ रहा है आपका 1,20,000। क्लियर? बात समझने यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद अपन यहां पे करेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में स्टार्ट करते हैं। सुनो, सबसे पहले करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ये बैंक ओवरड्राफ्ट है तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसलिए इसको छोड़ दो। ट्रेड पेबल की बात करते हैं तो देखो पहले प्रीवियस ईयर में था 176 और अब हो गया 93। तो करंट लायबिलिटी के बारे में अपन को पता है, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज होती है तो इंक्रीज करते हैं। करंट एसेट्स अगर हमारी डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं यानी इंक्रीज करते हैं, और अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां पे देखो ये 176 से 93 हो गई, तो यानी कि डिक्रीज हो गई। 1,76,000 में से अगर 93 करते तो 83 से डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो हम डिक्रीज करेंगे। यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 83,000 ब्रैकेट में लगाएंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटी घटती है तो घटाते हैं। क्लियर? आई समझ में? और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का अपन ने टैक्स का तो ये प्रोविजन बना लिया, और जो पेड करना है वो भी अपन लास्ट में करेंगे। अब आ जाओ जी करंट एसेट्स में। पहले देखो इन्वेंट्री थी 120, अब है 80,000, 40,000 से डिक्रीज हो गई, हमें ऐड करनी है क्योंकि करंट एसेट्स है। लिखेंगे तो यही डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और 40,000 से करेंगे प्लस, क्योंकि देखो पहले दे रखी थी इन्वेंट्री अपने को बात करें तो यहां पे 120 और अब 80,000, 40,000 से डिक्रीज हो गई। ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हो, देखो पहले 66,000 था, अभी 1 लाख हो गया, इंक्रीज हो गया, हमें लेस करना है। कितना इंक्रीज हो गया वो अपन देख लेते हैं। ये इंक्रीज हो रहा है आपका 34,000 का, तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है? 34,000 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? ब्रैकेट में लगाना है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट का पॉइंट है, इससे लेना देना नहीं है। अब इसको अपन एडलेस करते हैं, तो देखो 1,20,000 में ऐड करेंगे अपन लोग 40,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 34,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 83,000, तो ये आएगा आपका 43,000 प्लस में। तो यहां पे इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, ठीक है? और यहां पे लिखेंगे जी टैक्स पेड, और अपने को पता है टैक्स पेड में क्या करना था। करंट ईयर का तो देखो यहां पे देखें प्रोविजन में, तो करंट ईयर का 30,000 का तो प्रोविजन बनाया था, और लास्ट ईयर वाला क्या करना है? पेड, यानी 22,000। क्लियर आ रही है समझ में? तो यहां पे टैक्स पेड करेंगे 22,000 का, ब्रैकेट में लगेगा, तो यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है? अब 43 में से लेस करेंगे 22,000, तो ये आएगा 21, और इसको यहां पे कॉलम में लिखेंगे बाहर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये 21,000 आ रही है। क्लियर? बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, एक चीज समझना, ये क्वेश्चन हम फुल डिस्क्लोजर के साथ कर रहे हैं, यहां पे कोई क्लोज नहीं करना, इसके सामने लिख दिया, इसके नीचे कोई लाइन नहीं करनी। पहले समझना ढंग से, मैं अब कुछ बता रहा हूं उसमें नया। यहां पे लिखा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सामने लिख दिया 21,000, ना इसके ऊपर लाइन करनी है ना इसके नीचे लाइन करनी है। क्लियर? ये हो गया अपनी ऑपरेटिंग। इसके नीचे से अपन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके नीचे से ये लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आ रही कहानी समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? अब ढंग से सुनना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अपन ने बता दिया सबसे सिंपल होती है, 5 से 6 आइटम जाते हैं। फिक्स्ड असेट्स परचेज सेल, इन्वेस्टमेंट परचेज सेल, और इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और अगर रेंट रिसीव्ड होता है किसी इन्वेस्टमेंट, किसी जगह पे इन्वेस्ट करा कोई बिल्डिंग वगैरह में, तो वो आएगा। क्लियर है? अब जरा समझना। और यहां पे सीधे अपन आएंगे सीधे असेट पे, सीधे असेट पाएंगे। असेट पे दे रखा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ये नोट नंबर 5 नीचे आ गए थे। अपन ने पता थी कि पहले लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की, 2 लाख की, और अब 50,000, 1.5 लाख की सेल कर दी। क्योंकि अगर ये डिक्रीज हो रही है मतलब सेल, और इंक्रीज हो रही है तो परचेज, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि इस पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तो यहां पे अपन लिखेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और इससे आएगा पैसा। तो यहां पे 1,50,000 हम करेंगे प्लस। बात सबको समझ में आ रही है? ढंग से समझ लो इसको अच्छे से। ये एक फुल डिस्क्लोजर का क्वेश्चन और सफिशिएंट क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट दी हुई है इसमें। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 पैसा आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड बात है, प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, पहले 150 थी और अब 3,15,000 है। मतलब 3,15,000 में से माइनस करेंगे 1,50,000, इसका मतलब परचेस करिए आपने 1,65,000 की। जब आप प्लांट एंड मशीनरी परचेस करोगे तो पैसा जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 1,65,000 का, तो ये आपका पैसा जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? यानी कि अपन सीधा सेट पे आए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अपन को पता है 6 आइटम होते हैं, तो अपन पहुंच गए सीधा सेट्स पे। इंटेंजिबल एसेट का अपन ने कर ही दिया। अब आ जाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे। देखो यहां दिख रहे हैं, पहले थे 62,000 के, अब है 30,000 के। कहां गए 32,000? पहले थे 62, अब है 30, तो 32,000 कम हो गए, इसका मतलब सेल कर दिए। तो यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 32,000 करेंगे तो पैसा आएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? और देखो केवल हम इन्वेस्टिंग यानी कि असेट भी चल रहे हैं। फिक्स असेट कहिए ना, इंटेंजिबल असेट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये राइट ऑफ हुई है। अगर ये इंक्रीज होती तो यहां पे लिखते परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ये वर्किंग नोट था, तो ये अपन ने कर दिया, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का तो कर दिया। क्लियर? और इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट की, कोई इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन नहीं है। क्लियर हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? तो अब यहां पे क्या करना है उसको भी जरा ढंग से आप सुनो। यहां पे लाइन करा और यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो 1,50,000 प्लस के, क्योंकि पैसा आया है लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने से, 32,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचने से आया, और 1,65,000 प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करने से गया है। 17,000 आ रहा है इसमें प्लस में। क्लियर? अब सुन लेना, इसके सामने लिख दिया, ना तो ऊपर लाइन कर रहे हैं ना नीचे लाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा ढंग से समझना इस फॉर्मेट को। ये अपन ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी, इसका नेट आया 21,000 प्लस में, फिर उसका सीधे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करी, इन्वेस्टिंग का आया 17,000। क्लियर? अभी अपने पास जगह नहीं, अपन ऊपर कर रहे हैं, तो अब उसको समझना। अब हम लिखेंगे सीधे इसके नीचे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, थर्ड एक्टिविटीज अपन करने वाले हैं। तो यहां पे लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं आपको। तो यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अपन करने वाले हैं, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो स्टार्ट होती है वो अपन बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मतलब है पैसे से रिलेटेड की पैसे की व्यवस्था करना। उसमें अपन ने 6-7 आइटम आपको बता दिए थे। शेयर कैपिटल इशू, जिसमें प्रेफरेंस शेयर इशू, इक्विटी शेयर इशू, ठीक है, उसके बाद बताया था डिवेंचर इशू, ठीक है, बैंक लोन टेकन, इनसे सबसे पैसा आता है। बैंक लोन पे पैसा जाएगा। क्लियर है? डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे पैसा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करेंगे पैसा जाएगा, और इक्विटी शेयर का अगर बाई बैक करते तो पैसा जाएगा। ठीक है, इसमें एक एक्टिविटी और ऐड होगी, उसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट भी सेम कंडीशन है, अगर आपने टेकन किया होगा और एक पेड किया होगा, ठीक है, वो दोनों इसी से समझ में आएगा। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। क्लियर है? बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं, आप ढंग से देखना एक बार। आप देखो शेयर कैपिटल की बात करते हैं, पहले थी 250, अब है 280, 30,000 की इशू है। पूरे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये कैश में इशू है। तो यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, 30,000 प्लस आएंगे। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए रिजर्व एंड सरप्लस से कर चुके, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे आ जाइए सर। अब आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर 2 दे रखा था, ये रहा
पहले तो 30,000 की डिवेंचर अभी नहीं है और इन्होंने बोल भी दिया था 1 अप्रैल को रिडेम्पशन कर दिया, तो डिवेंचर खत्म, इसका मतलब पैसा रिटर्न कर दिया। इससे अपन बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। 30,000 के गए ब्रैकेट में आएंगे क्योंकि पैसा जाएगा। क्लियर, आगे अच्छे से बात समझ में। चलिए अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग से बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की, और इसका नोट नंबर 3 था। नोट नंबर 3 के अंदर लिख रहा था बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखो पहले बैंक ओवरड्राफ्ट था 70,000, ढंग से समझना, और अब है 40,000 का। पहले था 70,000, अब है 40। इसका मतलब तुमने बैंक ओडी 30,000 का पेड कर दिया। क्लियर है, अगर ये बढ़ता तो इसका मतलब तुमने टेकन किया है, पैसा आते, लेकिन अब ये घट गया, यानी पहले 70,000 का था 40,000 का, इसका मतलब 30,000 आपने पे कर दिया। यहां पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, ठीक है, 30,000 का, तो ये भी ब्रैकेट में आएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी है इसके अंदर? तो बैंक ओवरड्राफ्ट का भी अपन ने कर दिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का कंप्लीट कर दिया अपन ने, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है, और इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में असाइड साइड तो आपको कुछ देखना भी नहीं है, सिर्फ लायबिलिटी साइड होगा। शेयर कैपिटल देखनी है, डिवेंचर देखना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखनी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखनी। क्लियर हो गया, कहानी खत्म। आगे कहानी समझ में। अब इसको अपन एडलेस करेंगे तो ये अपना आएगा 30,000 माइनस में, तो यहां पर लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सुनो 30,000 से 30,000 जीरो और ये 30,000 तो माइनस में आ रहा है ये। क्लियर, अब इसमें भी अपन ने ना ऊपर लाइन करी कुछ नहीं करा, ठीक है। अब ढंग से समझना इसको, हम इस 30,000 के नीचे अब लाइन करेंगे। क्लियर है, तो हमें पता है ऑपरेटिंग का तो अपना 21,000 प्लस में आ रहा था अभी, ठीक है, ऑपरेटिंग का 17,000 ही आ रहा है अपना प्लस में, तो प्लस 17,000। क्लियर, और ये अपन माइनस करेंगे 30,000, तो 8,000 हमारा प्लस में आ रहा है, क्योंकि तीनों एक्टिविटीज के आंसर को एडलेस करते हैं। तो इसका आया था 21 ऑपरेटिंग का, इसका आ रहा है 17,000, इनको ऐड करा क्योंकि दोनों प्लस में 38 आया, और ये 30,000 माइनस का है, तो अल्टीमेटली 8,000 हमारा प्लस में आंसर आ रहा है। ठीक है, ढंग से समझना इस बात को, यहां पे ही काम नहीं है। अब इस वाले कॉलम का कोई काम नहीं, सारा नेट में चलेगा। यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी, इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, क्योंकि 8,000 प्लस में। अगर ये माइनस में होता तो मैं लिखता डिक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, यानी तीनों कैश फ्लो एक्टिविटीज से जो अगर पैसा अगर माइनस में आता तो माइनस में लिखते डिक्रीज, और अभी प्लस में आ रहा है तो इसलिए लिख रहे हैं इंक्रीज। ठीक है, बात समझ आ गई। अब जैसे ही हम इसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग का आंसर आ जाना चाहिए। अब यहां पर जरा सुनिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। अब देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस बात करें, ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये रहा। क्लियर, कितना दे रखा है ओपनिंग बैलेंस? 10,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर की फिगर है, ओपनिंग भी कह सकते हैं इसको। जैसे हमने इसमें 10,000 ऐड किया, 18,000 आ गया। अब जरा देखना 18,000 क्लोजिंग का आंसर है या नहीं है, है ना, आ गया आंसर। इसको हम यहां लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, ये आ गया 18,000, और ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट बन। तीनों एक्टिविटीज के साथ ये फुल डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है। इसमें आंसर हमारे सामने होता है, हम जैसे इसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, क्लोजिंग का जो आंसर आ रहा है हमारा वो इसका होना चाहिए क्लोजिंग में जो दे रखा है। क्लियर है, और अगर हमारा नहीं आ रहा तो हमसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है फुल डिस्क्लोजर के साथ। मोस्टली इसमें हमने सारी की सारी जो भी एडजस्टमेंट है वो कवर किया। अभी हम और क्वेश्चन पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम प्रोविजन फॉर डिविडेंड के बारे में, इंटरिम डिविडेंड के और प्रोविजन फॉर टैक्स के 3-4 प्रोविजन को एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर लेंगे। क्लियर, तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।